अच्छा, तो जितना अब तक पढ़ लिया गया है ना, वो सारा आप लोगों का कल वाले में कवर हो जाएगा। कल आप लोगों का टेस्ट होगा और पिछले वाला सारा कवर हो जाएगा। तो आज वाला जो हम पढ़ रहे हैं इसको भी आप लोगों ने रिवाइज कर लेना है। इसके बाद हमारे 3 या 4 पोर्शंस रह गए हैं। उन पोर्शंस में आई थिंक 3 से 4 आउटलाइंस हैं हर एक में। तो वो भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक दिन या 2 दिन में एक एक पार्ट हम कवर कर लें। ठीक है, इंशाल्लाह फिर हमारा जो है कवर हो जाएगा। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस मैम। ठीक है जी। मैम ये नोट्स नोट्स ओपन नहीं होते। क्यों बच्चे? ये वर्ड पे मैंने बनाई हुई है डॉक्यूमेंट्स। मैम ये मेरे ख्याल पता में नहीं। MS वर्ड इंस्टॉल करें ना तो फिर ओपन होंगे। हाँ जी, आपके फोन में MS वर्ड नहीं होगा ना? अच्छा ठीक है, मैं आज इंस्टॉल कर लूंगी। MS वर्ड इंस्टॉल करें। हाँ जी, या फिर मैं कोशिश करूंगी कि ये पीडीएफ में, वैसे मैंने एक दफा कोशिश की है इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने की, पीडीएफ रीडर जो होता है, लेकिन उसमें ये हुआ नहीं मुझसे, तो मैंने आपको फिर ऐसे ऐसे इट इज ही सेंड कर दिया जैसे था। तो आई गेस वो अच्छा मैम वर्ड जो होता है कैमस्टूडियो ना। से हो जाता है। हाँ जी, वर्ड से हो जाता है बेटे। MS वर्ड आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे हो जाता है। अच्छा जी, तो आज हम पढ़ने लगे हैं टिन बर्गन्स, पढ़ लें इसको, टिन बर्जन्स पढ़ लें, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, 4 क्वेश्चंस इसने 4 क्वेश्चंस दिए थे एनिमल बिहेवियर के बारे में। ठीक है, जैसे बहुत सारे और साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिमल बिहेवियर पे ऑब्जर्वेशन की। हम लोगों ने एनिमल बिहेवियर के हिस्ट्री में पढ़ा था। ठीक है, चार्ल्स डार्विन भी था और भी 3 4 और साइंटिस्ट हम लोगों ने पढ़े थे कि उन्होंने एनिमल बिहेवियर पे रिसर्च की पूरी। उनकी ऑब्जर्वेशंस जो थी, उनकी बहुत सारी कंक्लूजन्स जो थी वो गलत भी थी, कुछ की ठीक भी थी, लेकिन बेसिक काम उनका क्या था कि उन्होंने ऑब्जर्व किया था। ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे उन्होंने बिहेवियर को डिफाइन किया था कि आखिर एनिमल्स जो है वो बिहेव करते कैसे हैं। ठीक है, तो उसी उन्हीं में से निको टिनबर्गन एक हमारे पास साइंटिस्ट है। ठीक है, इसने एनिमल बिहेवियर पे 4 क्वेश्चंस दिए थे, सिर्फ क्वेश्चंस। जैसे कोई इंसान सवाल उठाता है ना किसी बात पे, कि अगर उसको कोई थ्योरी बताई जा रही है, कोई हाइपोथेसिस बताया जा रहा है, कोई स्टेटमेंट बताई जा रही है कि अच्छा ऐसे हुआ था, तो वो उस चीज पे सवाल उठा रहा है। उसका माइंड उससे जो पूछ रहा है वो सवाल उठा रहा है कि ऐसा क्यों था, या कोई भी और। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं। ये आप लोग जो अगर यहाँ पे इसका पिक्चर देखो, तो इस पिक्चर में मैंने ये कलेक्टिवली बताया हुआ है, मैकेनिज्म, डेवलपमेंट, एवोल्यूशन और फंक्शन। ठीक है, ये इसके 4 क्वेश्चन है। अब हम इसको अलग अलग हर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला उसका सवाल ये था फंक्शन के बारे में, एनिमल बिहेवियर के फंक्शन के बारे में, कि व्हाई इज द एनिमल परफॉर्मिंग बिहेवियर। ऐसी क्या वजह है कि एनिमल्स जो है वो बिहेवियर परफॉर्म कर रहे हैं, उनको बिहेवियर जो है वो शो करने की जरूरत ही क्यों पड़ी है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग ये एनालाइज करें कि क्यों पड़ी है, तो हम लोग तो ये कहेंगे ना कि स्टिमुलस था, ठीक है, उन्होंने रिस्पॉन्स करना था, ये हमारा जवाब होगा। हमने इसमें सिर्फ उसके सवाल पढ़ने हैं कि आखिर उसने सवाल कौन कौन से किए थे। ठीक है, उसके माइंड में क्वेश्चंस आए कहाँ से, किस किस वजह से आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला उसका सवाल ये था, व्हाई इज द एनिमल परफॉर्मिंग द बिहेवियर। क्यों वो उसको बिहेवियर जो है उसके फंक्शनिंग की वजह क्या है। ठीक है, इन विच वे डज द बिहेवियर इंक्रीजेस द एनिमल्स फिटनेस, इट सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब उसका एक सवाल ये हो गया ना कि एनिमल जो है वो परफॉर्म कर क्यों रहा है, तो इसको रिलेट किया उसने फंक्शन के साथ, और इस क्वेश्चन को हमने फंक्शन का नाम दे दिया। एनिमल जो बिहेवियर शो करता है वो उसका फंक्शन है ना, एक एक्टिविटी है जो वो कर रहा है। जिस भी तरह से वो रिस्पॉन्स कर रहा है, चाहे वो फिजिकली रिस्पॉन्स कर रहा है, चाहे वो अपनी विजुअल कम्युनिकेशन से रिस्पॉन्स कर रहा है, अकाउस्टिक कम्युनिकेशन से रिस्पॉन्स कर रहा है, वो किसी भी कम्युनिकेशन को यूज करके जिस भी तरह बिहेव कर रहा है, उसको हम कहते हैं कि वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, वो कोई एक्टिविटी है जो वो कर रहा है, कोई अमल है जो वो कर रहा है। तो इसलिए हमने पहले क्वेश्चन को नाम दिया फंक्शन का या फिर अडेप्टेशन। और इसमें उसने सवाल पूछा कि ऐसी क्या वजह है, एनिमल जो है वो परफॉर्म कर क्यों रहा है। ठीक है, और दूसरा उसने ये कहा कि जो बिहेवियर है, अगर वो परफॉर्म कर भी रहा है तो वो किस तरह से एनिमल की फिटनेस को, या फिर उसका जिस तरह फिटनेस होती है, जैसे सर्वाइवल है, रिप्रोडक्शन, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, तो वो किस तरह से उसको इफेक्ट करेगा, या इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो अगर इसमें हम अपना आंसर ढूंढने की कोशिश करें तो हमें ये पता चलेगा कि अगर एनिमल एनिमल बिहेवियर क्यों शो कर रहा है, क्योंकि कोई भी अगर उसके पास स्टिमुलस आता है तो उसको रिस्पॉन्स करना जरूरी है। ठीक है, अगर उसको ये पता चल रहा है किसी भी एनिमल को कि कहीं कोई प्रीडेटर है और उस प्रीडेटर से उसको खतरा है, उस प्रीडेटर से उसको खतरा है, तो
ठीक है। तो अगर उस प्रीडेटर के खतरा होने के बावजूद वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा उस स्टिमुलस को, वो वहां से चला नहीं जाएगा या अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ कर नहीं लेगा, तो क्या होगा, सर्वाइवल खत्म हो जाएगा, वो प्रीडेटर उसको अटैक करेगा और उसका खात्मा हो जाएगा। ठीक है। तो अगर इस सवाल का हम जवाब ढूंढे तो हम यही कहेंगे कि एनिमल की जो फिटनेस है, उसका जो सर्वाइवल है, उसके लिए जरूरी है कि वो बिहेव करे। ठीक है। अगर वो बिहेव करता है तो उसका सर्वाइवल रेट ज्यादा होता है, उसका रिप्रोडक्शन रेट भी ज्यादा होता है। जैसे हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, लिविंग इन ग्रुप्स। अगर वो ग्रुप्स में रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अगर ग्रुप्स में अपना बिहेवियर शो करते हैं, तो उनकी रिप्रोडक्शन रेट भी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आइसोलेटेड वंस। इसके अंदर एग्जांपल उन्होंने बताई है, एग्जांपल्स आर प्लेंटीफुल एंड इंक्लूड among many others maturing of young to increase their chance of survival, migration to warmer habitats। वही बात कि अगर बहुत सारा ज्यादा कोल्ड हैबिटेट है और उस ऑर्गेनिज्म को पता है कि वो इतनी शदीद सर्दी में जिंदा नहीं रह पाएगा, तो अगर वो वार्मर हैबिटेट्स में माइग्रेट नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका सर्वाइवल खत्म हो गया ना। तो वो जब वहां पे रह ही नहीं पाएगा, सर्वाइवल रेट खत्म हो गया। इसलिए उन्होंने ये आंसर्स किए कि ये क्या क्या किस किस तरह से बिहेव करें। वो जो है माइग्रेट कर जाते हैं वार्मर हैबिटेट्स की तरफ। ठीक है। एस्केपिंग एंड अवॉइडिंग अटेंशन फ्रॉम प्रीडेटर्स ईटीसी। ठीक हो गया, पहले की समझ आ गई। पहला क्वेश्चन क्या था, फंक्शन। टिनबर्गर ने पूछा था कि एनिमल्स परफॉर्म करते क्यों है, बिहेवियर शो करते क्यों है। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा सवाल उसने क्या पूछा, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के बारे में उसने सवाल पूछा था कि बिहेवियर आखिर आया कहाँ से। पहले उसने क्या पूछा, बिहेवियर शो किया क्यों एनिमल ने। ठीक है। दूसरा उसका सवाल ये था कि बिहेवियर आखिर इवॉल्व कहाँ से हुआ, कहाँ से एनिमल को पता चला कि उसने बिहेवियर शो करना है। ठीक है, कैसे पता चला उसे। और दूसरी बात उसने ये पूछी, हाउ हैज नेचुरल सिलेक्शन मॉडिफाइड द बिहेवियर ओवर एवोल्यूशनरी टाइम्स। कि नेचुरल सिलेक्शन जो थी, जो डार्विन की थ्योरी थी, जो कि बिल्कुल अलग थ्योरी है, उसने ये पूछा था कि नेचुरल सिलेक्शन ने कैसे मॉडिफाई किया है बिहेवियर को, जैसे जैसे एवोल्यूशन आई है, जैसे जैसे जनरेशन चेंज हुई है, तो किस तरह से उसने इसको चेंज किया है। ठीक है। तो अब देखें, बिहेवियर इवॉल्व कहाँ से हुआ। हम लोगों ने पढ़ा था इननेट बिहेवियर, ठीक है, और लर्निंग बिहेवियर, दो बातें पढ़ी थी ना। अगर इसका जवाब हम खुद दें, हम लोग अगर अपनी स्टडी से, जो हम लोगों ने अभी तक एनिमल बिहेवियर पढ़ा है, उससे अगर हम इस सवाल का जवाब दें तो हम क्या कहेंगे, बिहेवियर इवॉल्व हुआ है। इवॉल्व तो वो हुआ है, लेकिन वो पैदा कहाँ से हुआ था, हमारे इननेट बिहेवियर से। हमारा बहुत सारा बिहेवियर हमारा इनहेरिटेड था। ठीक है। वो जनरेशन टू जनरेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास हुआ था। फिर दूसरी बात हम क्या कहेंगे कि बहुत सारा बिहेवियर हमारा लर्निंग है। ठीक है। वो ऑर्गेनिजम्स ने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीख के फिर उसको लर्न किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, बिहेवियर कहाँ से इवॉल्व हुआ है, हमारे अपने ही उससे। कि अगर जनरेशन थी, पिछली जनरेशन थी, एवोल्यूशन का बेसिकली मतलब होता है कि एक चीज जो है वो इवॉल्व हो के जनरेशन टू जनरेशन जब पास हुई है तो उसमें कोई ना कोई चेंजिंग आ गई है। ठीक है। और जब तक वो एंड वाली जनरेशन तक पास हुई है तो वो बिल्कुल ऑल्टरनेशन हो गई है, उसमें चेंज आ गई है। तो बेसिकली एवोल्यूशन जो थी वो इस तरह से बताई गई कि कैसे बिहेवियर जो है वो अगर एक ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है तो फिर उसके ऑफस्प्रिंग में, उसके ऑफस्प्रिंग में, फिर इननेट बिहेवियर इसी तरह पास हो रहा है ना। फिर इननेट बिहेवियर जब पूरा पास हो गया तो उसमें कौन सी चेंजिंग आई, किस तरह से वो बिहेवियर इवॉल्व हुआ। ठीक है। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल जब हम देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल ये है 1 2 3 फोर्थ लाइन है। ठीक है। फोर्थ लाइन में आप पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स इंक्लूड हाउ फ्लाइट इन द बर्ड्स मे हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम ग्लाइडिंग इन डायनासोर्स, और हाउ द वर्टिब्रेट्स एंड cephalopods eyes have evolved by convergent evolution, with the former having a blind spot while the later does not। ठीक है। तो ये एवोल्यूशन बताई, जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया, इनेट बिहेवियर पास तो हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है उसमें कोई ना कोई चेंजिंग आती है। जिस तरह ये जो बर्ड्स की फ्लाइट है, ये बहुत सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि ये कहाँ से इवॉल्व हुई है, डायनासोर्स की ग्लाइडिंग से। ठीक है। कोई बहुत पास में इंसेस्टर्स जो होते हैं, जिस तरह जैसे हम वो जो फाइलोजेनेटिक अगर हम ट्री बनाते हैं पूरा, तो उसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, आज का जो एनिमल है, आज का जो ऑर्गेनिज्म है, वो पीछे के पीछे जनरेशन अगर मिलाते जाएंगे हम उनको, तो वो कहाँ पे जाके लाई करता है, वो कौन से ऑर्गेनिजम्स के साथ उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मिलती है। ठीक है। तो वो जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री थी, वो उन्होंने एग्जांपल ये दिया है कि डायनासोर्स की ग्लाइडिंग जो थी, वो हो सकता है कि उस ग्लाइडिंग की वजह से बर्ड्स में फ्लाइट इवॉल्व हुई हो। ठीक है। एक ये एग्जांपल। और फिर दूसरे उन्होंने क्या बात कही कि वर्टिब्रेट्स और सेफालोपोड्स जो हैं, उनकी आईज, जो बहुत शुरू के वर्टिब्रेट्स थे,
ठीक है। सेफेलोपोड्स जो थे उनकी आईज में क्या था, ब्लाइंड स्पॉट था, लेकिन बाद में जैसे 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 वो एवोल्यूशन हुई, जैसे जैसे वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हुए, तो वो ब्लाइंड स्पॉट जो था वो खत्म हो गया। बिल्कुल इसी तरह अगर ह्यूमन बींग्स की आप एग्जांपल लेते हैं तो हमारी बॉडी में भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपेंडिक्स ले लें आप। ठीक है, अपेंडिक्स को साइंटिस्ट का मानना है कि अपेंडिक्स जो होती थी वो पूरा का पूरा ऑर्गन था, जिस तरह से हमारे बाकी ऑर्गन्स है ना, जैसे किडनीज हैं, लंग्स हैं, हार्ट है, उस तरह का एक पूरा ऑर्गन था। लेकिन जिस जिस तरह से एवोल्यूशन हुई उस तरह से वो ऑर्गन बहुत छोटे से छोटा होता गया। ठीक है, और उसका फंक्शन भी खत्म होता गया, उसके फंक्शंस फिर रिप्लेस हो जाते हैं ना, तो उस तरह से उसका जो फंक्शन है वो भी खत्म होता गया। तो इसलिए अब के दौर में अगर अपेंडिक्स कोई निकलवा भी दे तो दे कैन सर्वाइव। ठीक है, उनके सर्वाइवल पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से जो हमारे ये ऑर्गन्स थे, हमारी बहुत सारे बिहेवियर्स हैं, एक्टिविटीज, वो इवॉल्व होती हैं जनरेशन टू जनरेशन। ये था उसका दूसरा सवाल। ठीक है, अब तीसरा सवाल उसने पूछा कॉजेशन मैकेनिज्म्स। बिहेवियर के कॉजेज क्या हैं? पहले उसने क्या पूछा कि बिहेवियर क्यों शो कर रहे हैं, फिर दूसरा पूछा कि बिहेवियर आए कहाँ से, इवॉल्व कहाँ से हुए, फिर तीसरी बात उसने पूछी कि बिहेवियर का कॉज क्या है, वो क्यों, किस वजह से परफॉर्म किए जा रहे हैं। अगर बिहेवियर वो कोई कर रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म कुछ कोई बिहेवियर शो कर रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, कौन सी चीज थी जिसने उसको ट्रिगर किया कि वो बिहेवियर शो करे ही। ठीक है, तो इसका आंसर अगर हम लोग दें तो हम क्या कहेंगे कि स्टिमुलस थे। ठीक है, कोई ना कोई स्टिमुलस जब आता है हमारी बॉडी में, अगर कोई अल्टरनेशन हो रही है, अगर हमारी बॉडी में कोई डिफरेंट चीज हमें महसूस हो रही है, अगर हम खामोशी से बैठे हुए हैं, ठीक है, पीछे से अगर हमें किसी ने आके थप्पड़ मार दिया है बिलफर्ज, तो वो स्टिमुलस था ना, हमारी बॉडी में कोई चेंज हुआ है, हमें पता चला है कि कुछ चेंज हुआ है और हमने उसको रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, जैसे प्रीडेटर्स जो हैं और ऑर्गेनिजम्स जो है उनका रिलेशनशिप इस तरह का होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने प्रीडेटर को देख लेता है तो ऑब्वियसली उसमें एक खौफ की लहर दौड़ पड़ती है। तो इसका मतलब उसकी नॉर्मल स्टेट तो नहीं रही ना, उसकी स्टेट में कोई ना कोई चेंज आया, ऑल्टरनेशन हुई है। तो वो जो ऑल्टरनेशन होती है वो किस वजह से होती है, स्टिमुलस की वजह से। वो स्टिमुलस एक कॉज है बिहेवियर का, टू बी परफॉर्म्ड, कि बिहेवियर इस वजह से परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल्स उन्होंने क्या दिए, रोल्स ऑफ फिरोमोन्स एंड हार्मोन्स। फिरोमोन्स मैंने आप लोगों को कल बताया कि एक ही स्पीशी के अगर दो ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल है, अगर मेल अपना हार्मोन रिलीज कर रहा है और वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को, सेम स्पीशी के दूसरे ऑर्गेनिज्म को अगर वो इफेक्ट कर रहा है तो उसको हम कहते हैं फिरोमोन्स। ठीक है, जैसे इक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल वो क्या ले रहे हैं, रोल ऑफ फिरोमोन्स एंड हार्मोन्स सच एज इंक्रीजिंग टेस्टोस्टेरोन लेवल्स causing male display behaviors in many species of birds, moving shadows, causing ragworms to withdraw into their burrows, or contrast on beaks, causing herring gulls chicks to peak. ठीक है, तो जैसे मैंने आप लोगों को उसका हार्मोन्स का बताया था कि हम मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। ठीक है, ओवरीज होते हैं, टेस्टिस होते हैं। तो देखिए जो मेल होते हैं ना, अगर आप लोगों को आप लोगों ने इसके बारे में रिप्रोडक्शन वगैरह के चैप्टर्स अगर पढ़े हो तो आप लोगों को पता चला होगा ना कि टेस्टोस्टेरोन जब रिलीज होता है तो मेल जो होते हैं उनके उनकी जो अपीयरेंस होती है वो उस हिसाब से होती है, जैसे बियर्ड होती है, उनकी आवाज भारी हो जाती है। ठीक है, तो वो ये सारा कुछ क्या कंट्रोल कर रहा है, हॉर्मोन्स। अगर हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, वो एक स्टिमुलस है, वो उस चीज को ट्रिगर करेगा और फिर वो उस तरह से शो अप होंगे। ठीक है, उनकी फिजिकल अपीयरेंस उस तरह से होगी मेल्स की। ठीक है, तब हमें पता चलेगा कि अच्छा दे आर ग्रोइंग अप। ठीक है, तो ये एक कॉज था कि बिहेवियर क्यों होता है, उसके पीछे वजह क्या है। तो ये वजह जो थी ये हमने इस तरह से पढ़ ली है। ठीक है, उसके बाद लास्ट उसने क्वेश्चन पूछा था डेवलपमेंट, हाउ हैज द बिहेवियर डेवलप्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द इंडिविजुअल। किस तरह से वो बिहेवियर जो है वो उसकी डेवलपमेंट हुई, कि एक दफा में वो बिहेवियर उसने शो किया, ठीक है, फिर दूसरी तरफ दफा में किया, तीसरी दफा में किया, उसकी फर्दर डेवलपमेंट होती होती, जिस तरह से हम अपनी जिंदगी में हर वक्त सीख रहे होते हैं ना, हमारा हर स्टेज सीखने का होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसको सब कुछ आता है, अगर कोई स्टूडेंट है उसने सब कुछ पढ़ लिया तो उसको सब कुछ आता है। हम हमेशा हमेशा लर्निंग की फेज में होते हैं। ठीक है, कुछ बातें आप देर से सीख जाते हो, कुछ बातें जल्दी सीख जाते हो, कुछ और इन लोग जो हैं वो जो आपको बातें पता है वो उनको नहीं पता होंगी। ठीक है, उन्होंने भी सीखी नहीं होंगी, उनका टाइम आएगा तो वो सीख लेंगे। तो ये जो डेवलपमेंट होती है ना बिहेवियर की, ये भी ग्रेजुअली होती है।
कि एक दफा में आपने सीखा, फिर दूसरी तरफ में हमारे जो लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारे बिहेवियर को डेवलप करवाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो उनके हिसाब से हम उन चीजों को सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को पता चला कि एक स्टिमुलस उसके लिए हार्मफुल था, तो एक दफा में अगर वो स्टिमुलस उस पर एक्ट कर गया है और उसको हार्मफुल भी मतलब वो इंजर हो गया है और उसको तकलीफ भी हुई है, ठीक है, तो उस चीज से वो क्या सीखेगा कि नेक्स्ट टाइम उस स्टिमुलस के पास नहीं जाना। ठीक है, दूसरी दफा में भी अगर वो इतना ज्यादा अपोज नहीं कर पाया, इतना ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाया, दूसरी दफा में उसको कम तकलीफ हुई होगी, फिर उसके बाद वो सीखते सीखते उसका डेवलपमेंट उस बिहेवियर का इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि उसको ये पता चल जाएगा कि उसको उस स्टिमुलस को अपोज करना ही है। ठीक है, उसने उसने इग्नोर करना है उस स्टिमुलस को, क्योंकि वो स्टिमुलस उसके लिए हार्मफुल है। तो इस तरह से जो डेवलपमेंट है ना बिहेवियर की, वो इस तरह से होती है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आ गए? सबको समझ आ गई है? जी मैम। यस मैम। इतने मुश्किल नहीं है, आप लोग इसको एक दफा खुद पढ़ोगे तो आप लोगों को बेहतर समझ आ जाएगी। उसके बाद हमने पढ़ना है कॉग्निटिव बिहेवियर। कॉग्निटिव बिहेवियर जो है ना, बेसिकली उसका बिहेवियर का तो सिर्फ उन्होंने ओवरव्यू दिया है कि ये होता क्या है, लेकिन हमने इसमें पढ़नी है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बेसिकली पढ़नी है। ठीक है, कि उस कॉग्निटिव बिहेवियर को हमने किस तरह से कंट्रोल किया हुआ है। कॉग्निटिव बिहेवियर जो होता है ना, वो कोई भी इस तरह की एक्टिविटी होती है जो इंसान अपने कॉन्शियस में बैठ के कर रहा है। जैसे अगर फिलहाल आप अगर बात कर रहे हो किसी से और आप अपने कॉन्शियस में हो कि आप क्या बात कर रहे हो, आपको पता है कि आप क्या बात कर रहे हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर आप शो कर रहे हो, कि आपको पता है जो आप बात कर रहे हो। बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनको कॉन्शियस लेवल नहीं काम कर रहा, ठीक है, उन्होंने गुस्से में कुछ भी कह दिया, गुस्से में आप कॉन्शियस में नहीं होते, तो आपने अनकॉन्शियसली किसी को कुछ भी कह दिया, तो बाद में बहुत दफा ऐसा होता है आपको याद ही नहीं होता। सामने वाला अगर आपको बताएगा ना कि आपने मुझे ऐसा ऐसी बात कही थी, तो आप कहेंगे कि नहीं, आप झुटला देंगे कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि आप अनकॉन्शियस स्टेट में थे, आपको पता ही नहीं चला आपने क्या कहा है। ठीक है, लेकिन कॉग्निटिव बिहेवियर जो होता है उसमें सारी वो एक्टिविटीज होती हैं जो आप अपने कॉन्शियस स्टेट में, आप अपने इंटेलेक्चुअल स्टेट में काम कर रहे हो। अगर आप पेपर दे रहे हो तो इसका मतलब आप अपने कॉन्शियस स्टेट में बैठे हुए हो, कि आपको पता है आपने क्या लिखना है, आपको पता है आप क्या लिख रहे हो, आपको पता है आप सही लिख रहे हो या गलत लिख रहे हो। ठीक है, तो ये होती है कॉग्निटिव बिहेवियर। अब कॉग्निटिव बिहेवियर इसमें आगे एग्जांपल इन्होंने दी हुई है फर्स्ट लाइन में, ये पढ़े, इन्वॉल्विंग कॉन्शियस इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी सच एज थिंकिंग, रीजनिंग और रिमेम्बरिंग, जिसके अंदर आप थिंकिंग भी यूज करते हो, रीजनिंग, रिमेम्बरिंग, सारा कुछ यूज करके फिर आप काम कर रहे हो। अब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरी जो है, थेरेपी जो है, उसमें वो क्या करते हैं कि ये ना एक इस तरह की थेरेपी है जिसमें दो लोग बैठ के आपस में बात करेंगे। ठीक है, एक इंसान अगर उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, अगर उसको मेंटल स्ट्रेस है या दिमागी कोई इश्यूज हैं, ठीक है, तो वो अपना सारा वो जैसे कहते हैं ना, स्पीक योर हार्ट आउट, कि आपने सारा कुछ ओपन अप होके बोल दिया, तो उसके बाद आपको थेरेपी मिल रही है। ये भी एक टाइप ऑफ थेरेपी होती है। ठीक है, जिन लोगों को कोई सुनने वाला नहीं होता ना, उनको ये वाकई डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, दिमागी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनको उनको स्ट्रेसफुल इतने ज्यादा हो जाते हैं, उनको एंजाइटी इस हद तक चली जाती है कि वो डिप्रेशन की स्टेट में चले जाते हैं। फिर डिप्रेशन तो इटसेल्फ एक बीमारी हो जाती है ना। तो ये जो एक थेरेपी होती है कि आपने बोलना है, ठीक है, एक कॉमन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज अ कॉमन टाइप ऑफ टॉक थेरेपी। ठीक है, साइकोथेरेपी है एक, ये साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो यूज करते हैं अपने पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, इसमें आप ये कह लें कि आपके पास एक थेरेपिस्ट है, ठीक है, एक साइकोथेरेपिस्ट के पास आप गए हैं, आपने उसको बताया कि मेरे साथ ये मसाइल हैं, तो उसने आपको कहना है कि इन मसाइल के पीछे जितनी भी कहानी है ना, वो आप मुझे सुनाना शुरू कर दें। आपकी जिंदगी में अगर कोई हादसा हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम हुई होगी, कोई इस तरह का मामला हुआ होगा ना, तो आपने उसको सुनाना शुरू कर दिया शुरू से आखिर तक। ठीक है, जब आप वो सारा कुछ निकाल देते हो ना, जब आप अपने अंदर नहीं रखते, जब आप ओपन अप हो जाते हो, तो इसका मतलब कि आपकी थेरेपी हो गई है। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो इंसान अंदर रख रख के बीमारियां पाल लेता है। ठीक है, तो ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो होती है ना, ये उस चीज से रिलेटेड है कि आपने एक साइकोथेरेपिस्ट या काउंसलर लिया और उसके साथ आपने जब काम किया, आपने उसको अपनी सारी बात बता दी, टॉक थेरेपी है ना, तो उसके बाद ये थेरेपी काम कर जाती है। इसको फिर हम पढ़ लेते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज अ कॉमन टाइप ऑफ टॉक थेरेपी, साइकोथेरेपी
You work with a mental health counselor in a structured way, attending a limited number of sessions. जैसे आप लोगों को पता है, ये जो साइकोथेरेपिस्ट जो होते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो उनके पास सेशंस होते हैं ना, सिटिंग्स होती हैं। जैसे वो आप कहते हैं कि अभी आप आए, फिर उनको क्योंकि उन्होंने सारा माइंड को स्टडी किया होता है, तो उनको पता होता है कि कितनी देर तक आप इसको स्टेबली हैंडल कर सकते हो और उसके बाद कितनी देर तक आप दोबारा आने के काबिल हो जाओगे। ठीक है, तो वो इस तरह की सिटिंग्स और सेशंस आप लोगों आपको देता है कि इतने सेशंस में आपकी थेरेपी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, CBT helps you become aware of inaccurate or negative thinking so you can view challenging situations more clearly and respond to them in more effective way. CBT stands for Cognitive Behavioral Therapy. तो इससे क्या होता है कि आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग होती है कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाती है। ठीक है, आप चीजों से अवेयर होने लग जाते हो, जिंदगी के जो चैलेंजिंग सिचुएशंस होती हैं उनको हैंडल करने के काबिल हो जाते हो। ठीक है, अब फर्दर हम लोगों ने ये पढ़ना है कि CBT जो है वो किस किस चीज के लिए यूजफुल है, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन आती है इंसान पे जिसके लिए ये थेरेपी करनी पड़ती है। ठीक है, ये उन्होंने बताया है नेक्स्ट में। जैसे ये देखें, यूजफुल टूल टू एड्रेस इमोशनल चैलेंजेस, वो क्या हो सकती हैं? मैनेज सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस। ठीक है, कुछ लोग जो दिमागी तौर पे बीमार होते हैं, मेंटल इलनेस जिनकी होती है, उन उसके जो भी सिम्टम्स होते हैं जिसके पीछे, जैसे बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, एक बात को लेकर बैठेंगे तो वो बैठे ही रहेंगे, पकड़ के उस बात को बैठे ही रहेंगे, सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे। तो हमारा जो माइंड होता है ना, वो इतना ज्यादा वो नहीं होता कि हम एक ही चीज को सोचते रहें बार 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 बार। ठीक है, और चीज भी वो जो पॉजिटिव नहीं है, जो हमें तकलीफ दे रही है। ठीक है, जो नेगेटिव चीज है, तो हम नेगेटिव जितना भी सोचते हैं, हमारी एक तो हमारा जो हेल्थ होती है वो खत्म होती जाती है, और फिर हमारे मेंटल इश्यूज भी ज्यादा हो जाते हैं। तो उसके जितने भी पीछे सिम्टम्स है ना, उसको मैनेज करती है CBT। ठीक है, मेंटल इलनेस की वजह निकाली, और फिर साइकोथेरेपिस्ट ने देखा कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, उन सिम्टम्स को मैनेज करना है कि अगर आपको कोई नेगेटिव स्टिमुलस है, अगर वो उस वजह से आप ज्यादा सोचते हो या उस वजह से आपके मेंटल इलनेस है, तो उन स्टिमुलस को खत्म करना है, या फिर आपने उनको खत्म कर देना है, या फिर आपने उनसे दूर चले जाना है। ठीक है, उसके बाद है प्रिवेंट रिलैप्स ऑफ मेंटल इलनेस सिम्टम्स, ट्रीट अ मेंटल इलनेस व्हेन मेडिकेशन आरंट अ गुड ऑप्शन। बहुत सारी ऐसी मेंटल इलनेस की चीजें होती हैं जिसके लिए आपको सिर्फ मेडिकेशन नहीं करनी पड़ती, सिर्फ मेडिसिन से काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि मेडिसिन तो वैसे भी फिजिकली बीमार लोग भी लेते हैं ना, लेकिन जो मेंटली बीमार होते हैं उनको क्या चाहिए होता है कि उनकी पूरी की पूरी थेरेपी हो। ठीक है, तो वो फिर साइकोथेरेपी से गुजरते हैं। लर्न टेक्निक्स फॉर कोपिंग विद स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशंस, आइडेंटिफाई वेज टू मैनेज इमोशंस, रिजॉल्व रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट एंड लर्न बेटर वेज टू कम्युनिकेट। ये मैं आपको बता रही हूँ कि CBT ये काम करती है। ठीक है, इन कामों के लिए वो इफेक्टिव है, ये वाली थेरेपी। अब क्या वो कह रहे हैं, इमोशंस को कंट्रोल करना होता है, क्योंकि ज्यादातर वो लोग जो कि जज्बाती होते हैं, जो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, जो जैसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया तो कह दिया कोई बात, ठीक है, बहुत ज्यादा जज्बात में बह गए या इमोशनल हो गए तो कह दी कोई बात, और उसके बाद फिर रिग्रेट्स रह जाते हैं या पछता रहे हैं कि अच्छा ठीक है मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और वो फिर वो जो पछतावे होते हैं वो इंसान को जीने नहीं देते। ठीक है, वो उसके माइंड पे इस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं कि वो चैन से बैठ नहीं पा रहा, और फिर फाइनली उसको जब लगता है कि अब उसको कहीं पे भी सुकून नहीं मिल रहा, तो वो साइकोथेरेपिस्ट के पास चला जाता है कि अब आप मेरी बात सुन लें और इस वजह से मेरा जो है थेरेपी हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या करना है, हमारी जो स्ट्रेसफुल लाइफ की सिचुएशंस होती हैं, ऑब्वियसली जिंदगी सीधी लकीर तो नहीं होती, हमारी जिंदगी में बहुत सारे अच्छे वो भी आते हैं, मराहिल भी आते हैं। ठीक है, बुरे भी आते हैं, मुश्किलें भी आती हैं। तो वो जो स्ट्रेसफुल लाइफ होती है उसको कोप करना होता है, उसको हैंडल करने के टेक्निक सीखने हैं हमने इस थेरेपी के अंदर। उसके बाद क्या करना है, ओवरकम इमोशनल, अच्छा हमारे पास 10 मिनट रह गए, हमने ओवरकम करना है इमोशनल ट्रॉमा रिलेटेड टू अब्यूज और वायलेंस। वही वाली गुस्से वाली बात कि अगर आप बहुत ज्यादा, अगर आपको पता है कि आप गुस्से के तेज हैं और आपको बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो आप उन सिचुएशंस को अवॉइड करने लग जाए ना। आप उन सिचुएशंस को अवॉइड करें कि जिस वजह से आपको गुस्सा आता है। अगर आप फिर भी अवॉइड नहीं करें, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको गुस्सा आने वाला है, आप वहां से उठ के चले जाएं ताकि आप रिएक्ट नहीं करें। तो ये जो रिएक्शन होता है ना गुस्से वाला, उसमें फिर वायलेंस हो जाती है, अब्यूजेस भी हो जाते हैं, हम कोई ना कोई बात ऐसी कह जाते हैं जो सामने वाले को हर्ट कर जाती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। ठीक है,
तो ये वाली सारी चीजें हम सीबीटी में पढ़ते हैं। कोप विद द मेडिकल इलनेस और मैनेज क्रॉनिक फिजिकल सिम्टम्स। अच्छा जी, अब डिसऑर्डर्स कौन से हैं जिनकी वजह से सीबीटी जो है उसको उसके वो जरूरी हुई, ठीक है, ये थेरेपी लेना जरूरी है, किस वजह से? अगर आपको डिप्रेशन है, ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, फोबियाज हैं, फोबियाज होते हैं कि आपको किसी चीज से बहुत ज्यादा शदीद खौफ आ रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद आपको है स्लीप डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स हैं, सब्सटेंसेस यूज डिसऑर्डर्स हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं, स्काइजोफ्रीनिया, ये एक डिजीज होती है जिसके अंदर बहुत ज्यादा इंसान थिंकिंग बहुत ज्यादा करता है, ठीक है, और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं। तो ये जितने भी सारे डिसऑर्डर्स हैं, खराबियां जो हैं, इनके लिए हम सीबीटी सीबीटी यूज करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी लेते हैं। यहाँ पे अब इसके डिसऑर्डर्स सारे लिखे हुए हैं पिक्चर में। उसके बाद हमारे पास है रिस्क। अच्छा, इसके इसके लिए ना सीबीटी के लिए बहुत सारे रिस्क भी होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं वो सब कुछ ओपन अप होके बता नहीं सकते, जिनको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपको थेरेपिस्ट से भी ट्रस्ट इश्यूज होने लग जाए। ऑब्वियसली उसने आपका इलाज करना है तो उसको सारी की सारी बात पता होनी चाहिए ना, एक एक नुक्ता उस चीज का पता होना चाहिए। रिस्क इस तरह से होते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में, जैसे बहुत दफा जब आप किसी को कोई बात बता रहे हो तो आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, आप इमोशनली अनकंफर्टेबल हो। जैसे अगर आप कोई इस तरह की बात है जो आपको लगता है कि आप बताओगे तो आप अच्छा महसूस नहीं करोगे कि अच्छा मुझसे ऐसा हो गया था और अब मैंने इसको बता दिया तो अब इसको भी मेरा एक राज पता चल गया है। लेकिन जब तक आप उसको नहीं, आप थेरेपिस्ट को नहीं बताओगे तो वो आपकी थेरेपी कर नहीं पाएगा। तो ये वाले जो हैं दो तीन उन्होंने रिस्क इस तरह से पॉइंट आउट किए हैं कि सीबीटी में थेरेपी होते हुए जब आप इमोशनली अनकंफर्टेबल हो जाते हो, या फिर ऐसा होता है कि आपकी जिंदगी में कोई हादसा हुआ है, ठीक है, कोई ट्रॉमा है जिससे आप गुजरे हो, या फिर आपने किसी अपने को अगर खो दिया है, ठीक है, तो उस सब चीज को रिपीट करते हुए आप इमोशनल हो जाओगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप रोने लग जाओ या फिर आपको पेनफुल फीलिंग्स हो, इमोशंस हो। तो वो सारी जो बातें होती है ना, वो सारा एक रिस्क होता है कि आप उस रिस्क को उठा भी सकते हो, आप उस रिस्क को छोड़ भी सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। आप ये कहो कि मैंने ये वाली बात मैंने नहीं बतानी, ठीक है, इसके बगैर ही थेरेपी करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि आप रिस्क लेके फिर आप कहो कि चले ठीक है, क्योंकि थेरेपी के लिए ये सब जरूरी है, तो आप वो सारा कुछ ओपन अप होके बता दो, ठीक है। तो ये बात होती है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे दो तीन बातें ये बताई हुई हैं कि आपने प्रिपेयर कैसे होना है इसके लिए। पहले तो सबसे पहले आपको थेरेपिस्ट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाना है, फिर उसके बाद वो जो जो भी आपको सजेशंस देगा कि आपने इस तरह से सिचुएशंस को अवॉइड करना है, इस तरह से आपने सारे काम करने हैं, तो वो सारे आपको फिर मानने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद कहीं ना कहीं आपको रिस्क लेने पड़ते हैं कि आप अपना सारी की सारी बात उसको बता दो या फिर कुछ छुपा लो या कुछ भी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि डॉक्टर और वकील से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उन्होंने क्या करना होता है, इलाज करना होता है। वकील ने तो सब कुछ हैंडल करना होता है ना। तो ये जो दो बंदे होते हैं ना, इनसे कुछ भी नहीं छुपाते। तो यहाँ पे हमारा ये जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी थी खत्म हो गई है, ठीक है। आज हमने ये दो ही टॉपिक्स पढ़ने थे, आप लोगों के टॉपिक्स अभी कम ही रह गए, तो वो हम लोग दो दो करके इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। सबको समझ आ गई है? जी मैम। किसी का कोई सवाल हो इसमें? ये इजी था ना, इतना मुश्किल तो नहीं है, पढ़ने में तो इजी लग रहा है। कॉन्सेप्ट्स ही हैं जितने आप लोग ले लें। ठीक हो गया। अच्छा जी, कितने लोग प्रेजेंट हैं? 8 लोग। अब आप लोगों का कल टेस्ट है एनिमल बिहेवियर का, ठीक है। ये आज वाला टॉपिक निकाल के पिछले वाला स्टैटिस्टिक्स का इंशाल्लाह हम कल कोई नया टॉपिक देख लेते हैं। उसके भी आपके थोड़े इंशाल्लाह टॉपिक रह गए हैं, वो ज्यादातर हमने एक ही उसमें कवर कर लिए थे। और रिकॉर्डिंग जो भेजी थी मैंने वो लाजमी सुन लीजिएगा। अब से आप लोगों को रोज इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग्स आ जाया करेंगी, ठीक है, क्योंकि पीछे से ऑर्डर्स हैं कि आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स भी सेंड की जाए, इन केस के किसी का अगर मिस हो जाता है तो वो आप लोगों का मिस ना होता है, ठीक है। तो वो वाली रिकॉर्डिंग भी सुन लेनी है किसी का। बाकी लोग जो आज नहीं है उनको बता दें कि आज की रिकॉर्डिंग सेंड कर दी जाएगी, तो वो लोग ग्रुप से ये रिकॉर्डिंग लेके आज वाला भी सुन लें, ठीक।
ठीक है, किसी का इसमें कोई सवाल, किसी का पिछले किसी टॉपिक में कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ ले, हमारे पास 4 मिनट है। मैम अगर रिकॉर्डिंग भेज देंगी तो कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा। ये तो बहुत बुरी बात है फिर। अब हमें तो कहा गया है ना कि रिकॉर्डिंग जानी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपके जो प्रिंसिपल हैं उनको भी तो पता चले कि हमारी क्लासेस हो रही हैं, कि हम कोई डंडी नहीं मारे दरम्यान में, है ना। तो ये तो फिर अब आप लोग ग्रोन अप हो, आप लोग अपनी जिम्मेदारी पे ये सब करोगे ना, कि अगर आपको रिकॉर्डिंग नहीं मैम इंशाल्लाह क्लास अटेंड करेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं। क्योंकि जिस तरह से आप क्लास में इस तरह बैठ के हम कम्युनिकेट करके बात कर सकते हैं, और जिस तरह से इस तरह हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उस तरह रिकॉर्डिंग्स में तो नहीं होता ना। वो तो आपने सिर्फ बैठ के सुनना है, ऐसा भी हो सकता है आपका ध्यान कहीं और डाइवर्ट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कोशिश करें, आप लोग ये रिकॉर्डिंग्स भी सुने, जरूर सुने, लेकिन आप लोग क्लासेस भी जरूर अटेंड करें। और आप लोगों की जो अटेंडेंस है वो तो रिकॉर्डिंग के हिसाब से नहीं लगेगी ना, वो तो क्लास जो अटेंड करेगा उसी की लगेगी। तो इसलिए सब लोग कोशिश किया करें कि आप लोग क्लास भी अटेंड करेंगे। आप लोगों को दोनों सब्जेक्ट्स की समझ तो आ रही है ना? किसी को कोई मसला कहीं पे हो तो अभी पूछ लें। नो मैम कोई मसला नहीं है। पक्की बात है ना? मुझे सेटिस्फाई किया करें कि आप लोगों को बस समझ आ रही है। ठीक है, अगर इस तरह बताया करें कि अगर मैं ज्यादा तेज बोल रही हूँ तो तब भी बताया करें, अगर किसी बात की कहीं पे समझ नहीं आती वहीं पे रोक के मुझे बता दिया करें। ठीक है, क्योंकि यस मकसद क्या मैम है कि बीच में आप आप लोगों को समझ आए, आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट ओके क्लियर मैम। होना चाहिए। ठीक है, अभी किसने ज्वाइन किया है? चले मैं अभी दोबारा अटेंडेंस ले लेती हूँ। चलें ठीक है बच्चों, मैंने आप लोगों की अटेंडेंस ले ली है, तो अब हम क्लास एंड करते हैं। कल अच्छे से प्रिपेयर करके आना है आप लोगों ने। ओके मैम। और कल इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा। और कल छुट्टी किसी ने नहीं करनी, ठीक है? टेस्ट कोई वो वाला टेस्ट नहीं है जैसे टेस्ट होते हैं, ठीक है? मैंने आप लोगों से सिर्फ कॉन्सेप्ट्स लेने हैं। कल सबने प्रेजेंट होना है, मैंने सबके नाम देख लिए हैं आज जो जो प्रेजेंट है, कोई भी एब्सेंट नहीं हो कल। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि आपका यस टेस्ट है। भागते तो नहीं है ना सिचुएशन से, उसको हैंडल करना सीखते हैं। यही तो हम मैम। एनिमल बिहेवियर में पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह मैम चलें ठीक है। नहीं भागेंगे इंशाल्लाह, कल क्लास अटेंड करेंगे मैम। हाँ जी इंशाल्लाह। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।